हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है दोस्तों, एक यहाँ पे अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करा गया है बिटवीन सेबी एंड एफआरसी मंगोलिया के द्वारा। एफआरसी क्या है? फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन, जो मंगोलिया की है, उसके साथ हमारी सेबी ने, इंडिया की जो सेबी है, इसने यहाँ पे एमओयू साइन करा है। अगर दोस्तों हम लोग एफआरसी के बारे में बता दूं आपको, तो एफआरसी जो है वो जैसे कि इंडिया में सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसी तरीके से एफआरसी मंगोलिया में एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेशन वगैरह जो है वो देखती है। सेम काम जो इंडिया में सेबी कर रही है वही सेम काम एफआरसी करती है मंगोलिया के अंदर। तो अभी उनके जो मेमोरेंडम है वो क्या है, ओके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या कहता है, किस नई ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे फॉर्मेशन करा गया है, ये सब कुछ हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी पे अभी आप लोगों के लिए चल रहा है ऑफर, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अच्छे डिस्काउंट प्राइजेस पे अवेल कर सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी लाइट है, तो आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एरिया की प्रिपरेशन भी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। 13 अप्रैल से नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए, तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो जाके अभी एनरोल कर सकते हैं खुद को। साथ ही दोस्तों ईएमआई वाली फैसिलिटी भी आप सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है, जिन्हें आप लोग, अगर कोई फाइनेंशियल वीकनेस है तो आप बिना ही कोई दिक्कत के भी ईएमआई वाली फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, ये स्टार्ट हो चुके हैं, फ्री में आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है, जो यूनियन कैबिनेट है उसने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है एक प्रपोजल फॉर अ बायलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी और फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन मंगोलिया एफआरसी के साथ। अभी आप लोग को बता दूं कि एफआरसी जो है वो मंगोलिया की ही फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर है। मतलब कि जिस तरीके से सेबी काम करती है इंडिया में, रेगुलेशन वगैरह, एक्सचेंज बोर्ड को, सिक्योरिटीज़ को, स्टॉक वगैरह को रेगुलेशन, उनको सही तरीके से, किस तरीके से आप कह सकते हैं एक पूरी संभाल के काम करना, रूल्स वगैरह सेट करना, ये काम होता है। सेम वही काम मंगोलिया में भी आपकी एफआरसी करती है। ओके, अब एक बात ये बता दूं आप लोग को कि इसके अंदर एक इसकी को सिग्नेटरी बॉडी भी आती है जिसको हम लोग कहते हैं IOSCO। ओके, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, और इसी के साथ यहाँ पे मल्टीलेटरल एमओयू रखा गया है। अगर हम लोग इस एमओयू के बारे में बताएं आपको, तो इसे प्रपोज किया गया है बायलैटरल एमओयू। ओके, इसके साथ साथ इसके अंदर कंट्रीब्यूट करा जाएगा एक, जो भी आप कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग फ्रेमवर्क, जिससे कि हम लोग एक इफेक्टिव इन्फोर्समेंट कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ के लॉज वगैरह को, और इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम को। IOSCO जो है, ओके, इसमें आपको बता दूं कि काफ़ी सारे जो आप कह सकते हैं जो स्कोप हैं प्रोविज़न फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, वो नहीं आते हैं। ओके, अब टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में बताऊं आपको, तो ये बेनिफिट देगा अथॉरिटीज़ को बाय वे ऑफ कंसल्टेंट। ओके, और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे मैटर्स हैं, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गया, स्टाफ वगैरह का, तो इनसे जो भी चीज़ें हैं वो सब हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है वो ये हम सभी देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करें IOSCO के बारे में, तो इसे फाउंड करा गया था अप्रैल 1983 में, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मैड्रिड, स्पेन में। IOSCO जो है वो एशिया स्पेसिफिक हब लोकेटेड है इन कुल्लू लंपर, मलेशिया के अंदर। ओके, इस जगह पे इसका जो एशिया का पैसिफिक हब है वो लोकेटेड है। इसके बारे में बताऊं तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे वर्ल्ड के सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर्स को कवर करती है, और लगभग वर्ल्ड का 95% सिक्योरिटी मार्केट कवर करती है ये। ग्लोबल इसके स्टैंडर्ड जो है वो सेट करे जाते हैं सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर, और साथ ही साथ ये काफ़ी क्लोजली काम करती है G20, मतलब कि ग्रुप ऑफ 20, और आपका FSB के साथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ। उसी के साथ मिलके ये जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स होते हैं सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, वो सब सेट करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है IOSCO का? तो दोस्तों इसका ये ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल है, जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटीज रेगुलेशन हो गए उन्हें यहाँ पे एंडोर्स करना बाय FSB। ओके, और उनके लिए एक की स्टैंडर्ड देना फॉर साउंड फाइनेंशियल सिस्टम, एक अच्छा तरीके का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसे हम लोग इस्टेब्लिश कर सकें। IOSCO जो है दोस्तों ये एनफोर्समेंट भी करती है जो भी यहाँ पे रूल्स होते हैं। मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS हो गया आपका,
जहाँ पे ये मेंटेन करती है काफ़ी सारे कॉन्फिडेंशियल डेटाबेस को, जितने भी इसके मेंबर एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो भी एक्शन एनफोर्समेंट में रखे जाते हैं उन सभी को। IFRS जो है दोस्तों ये अकाउंट करता है लगभग स्टैंडर्ड जो कि इशू करवाया जाता है IASB के द्वारा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के द्वारा, जिसका ये ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रोवाइड कर सके एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज, जिससे कि हम लोग जो ट्रांसपेरेंसी है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाली ट्रांसपेरेंसी है, इसको यहाँ पे हम लोग इंक्रीज कर सकें। अगर दोस्तों हम लोग सेबी के बारे में बात करें तो सेबी जो है वो इंडिया के अंदर एक यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे सेटअप करा गया था पार्लियामेंट के द्वारा और इसे एस्टेब्लिश करा था 12 अप्रैल 1992 में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। जो बेसिक फंक्शन है दोस्तों सेबी का वो ये है कि हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकें द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज और प्रमोट कर सकें रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट को। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों सेबी में, जो कि सेबी का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और इसके जो यहाँ पे रीजनल ऑफिसेज हैं सेबी के वो लोकेटेड हैं अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के अंदर। बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मैं बता दूं कि अगर सेबी से पहले यहाँ पे जो आपको बता दूं कंट्रोल करता था तो वो सभी आपके कंट्रोलर थे, ओके, ऑफ कैपिटल इश्यूज, और वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी। फिर उसको यहाँ पे बता दूं एक डिराइव्ड अथॉरिटी निकली फ्रॉम कैपिटल इशू एक्ट 1947 के द्वारा। इनिशियली जो सेबी है दोस्तों ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी और किसी भी आप कह सकते हैं स्टैट्यूटरी पावर के बिना ही, और फिर इसे यहाँ पे ऑटोनमस बना दिया गया और इसे स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई बाय सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। ओके दोस्तों, तो ये हैं सारी बातें जो कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए थी। आई होप कि आपके जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स वगैरह होंगे ये क्लियर हो गए होंगे और आप लोग को पता लग गया होगा कि आखिर मंगोलिया और इंडिया साथ में मिलकर क्या करने वाले हैं। ओके, अगर अभी कोई डाउट है आपके तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।